मेरा नाम शालू है। मैं अकेली सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांगती और अपना गुजारा करती थी। एक दिन मैं एक घर में भीख मांगने के लिए चली गई। दरवाजे पर एक औरत आई और वो मुझे घर के अंदर ले गई। कहने लगी कि मेरे बेटे के साथ अगर शादी कर लोगी तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। उस औरत के कहने में आकर मैंने उसके बेटे के साथ शादी कर ली। उस औरत ने शादी के 2 महीने बाद मुझसे कहा कि उसने एक मन्नत मांगी थी कि वो अपनी पत्नी से पूरे 3 महीने तक नहीं मिलेगा और ना ही उसको देखेगा। मैंने जिस दिन अपने पति से शादी की थी, सिर्फ उसी दिन उसको देखा था। मेरा पति मेरे सामने ही नहीं आता था। मैं एक दिन अपने पति के कमरे में छिप गई और जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी तो उसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। रोज की तरह आज भी मैं सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांग रही थी। कभी कभी जब मुझे सड़क के किनारे ज्यादा भीख नहीं मिलती थी तो मैं लोगों के घरों में भी उनके दरवाजे पर दस्तक देकर भीख मांगती थी। मैंने जब एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक लड़का निकला। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि अचानक वो लड़का मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, जल्दी से अंदर आ जाओ। मैंने उससे अंदर जाने से इनकार कर दिया और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और वहां से भागकर गली के नुक्कड़ तक चली आई। पीछे देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ तो मेरे जन्म के टाइम पर ही मर गई थी। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था, लेकिन मेरे पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पिता शराब पीते थे, इसलिए उनकी अचानक तबीयत खराब हुई। मेरी दादी ने उनका इलाज कराने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब ये कुछ कमाता ही नहीं है तो इसके साथ चाहे जो हो, मैं इस पर 1 रुपया भी नहीं खर्च करूंगी। अगर उनको सही टाइम पर इलाज मिल गया होता तो शायद आज वो जिंदा होते। वैसे भी जिंदगी और मौत का फैसला तो भगवान के हाथ में है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी भी बीमार का ये सोचकर इलाज न कराएं कि ये कुछ कमाता नहीं था। अगर मेरे पिता ठीक हो जाते तो जरूर वो सुधर जाते और किसी अच्छे काम पर लग जाते। मेरी दादी को मेरे पिता का इलाज करवाना चाहिए था। आखिरकार वो उनके बेटे थे, क्योंकि भगवान को भी वो लोग पसंद होते हैं जो कि किसी की मदद करते हैं। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी दादी और चाची ने मेरे चाचा जी से भी मेरे पिताजी का इलाज करवाने के लिए मना कर दिया था और मेरे पिताजी का हिस्सा मेरे चाचा जी को देने का लालच दिया था कि अच्छा है, ये शराबी मर जाएगा तो इसके हिस्से की जायदाद तेरे नाम हो जाएगी। उन लोगों ने मेरे पिता के मरने के बाद मेरे साथ भी गलत सलूक करना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं ना कि हमसे जुड़े हुए रिश्तों का अंदाज हमारे अपनों के जाने से पहले ही बदल जाते हैं। लोगों का कहना था कि मेरे पिताजी शराब पीने की वजह से मर गए थे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे पिताजी शराब की वजह से नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए दिन रात कमाई करते, और जब उनको ऐसा लगा कि अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ वसूल नहीं होता, इस गम में आकर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और यही उनकी मौत की वजह थी। मेरी दादी मेरे चाचा से बहुत प्यार करती थी क्योंकि उनके पास बेटे थे और उनकी अच्छी नौकरी थी, जबकि मेरे पिता तो एक मामूली से चौकीदार थे। मेरी दादी बहुत लालची औरत थी, उनको हमेशा पैसों से ही प्यार था। मेरे पिता उनके बड़े बेटे थे, उन्होंने कभी अपने बड़े बेटे से प्यार नहीं किया। मेरे पिताजी जब जिंदा थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी तुम्हारी माँ के साथ लव मैरिज हुई थी। तुम्हारी माँ को मरे हुए पूरे 8 साल हो गए और मैं आज भी तुम्हारी माँ को नहीं भूल पाया हूँ। मैं आज भी उससे पहले जितनी ही मोहब्बत करता हूँ और इस पसंद की शादी पर वो दोनों इतनी जल्दी अलग हो जाएंगे, इस बारे में ना तो कभी मेरी माँ ने सोचा था और ना ही कभी मेरे पिताजी ने। यही वजह थी कि मेरी माँ के मरने के बाद कभी मेरे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। मेरी माँ मुझे मेरे पिता की गोद में छोड़कर मर गई थी। मेरे पिता ने मेरी ही खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। उनका कहना था कि मैं अपनी बेटी को खुद संभाल लूंगा, खुद पाल लूंगा, लेकिन किसी दूसरी औरत के हवाले कभी नहीं करूंगा। बचपन से ही मेरी दादी और चाची ने मेरी माँ के ना होने का मुझसे फायदा उठाया था। उन्होंने कभी मुझे प्यार मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा था। मेरा जो काम करते मेरे पिताजी ही किया करते थे। उन लोगों को बस मेरे पिताजी के मरने का ही इंतजार था। वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पिताजी के मरने के बाद ही उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी के मरते ही उन्होंने इस काम को भी अंजाम दे दिया। मैं उस टाइम 9 साल की थी। मैंने अपने ऊपर जुल्म होते हुए देखा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पाई थी। मैंने अपनी दादी और चाची का एक अलग ही रूप देखा था। वो लोग मुझसे घर के सारे काम करवाया करती थी। पढ़ने लिखने की उम्र में उन्होंने मुझे खाना पकाने पर डाल दिया था।
उन दिनों मुझे अपने अपनों की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे अपनों ने ही मेरे पिता के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच लिया था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उनका सारा घर संभाल रही हूँ, तो ज़रूरत पड़ने पर वो मेरा भी साथ दें और मेरी फ़िक्र करें। आखिरकार मैं उनके ही घर की तो बेटी थी, तो उन्हें भी मेरा ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि मैं अपनी माँ की मोहब्बत तो कभी पा न सकी थी। मेरे पिता के सामने तो किसी की मजाल नहीं होती थी कि मुझसे ऊंची आवाज़ में भी बात कर सके। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया था। वो मेरा अपना घर होते हुए भी अपना नहीं था। मेरी चाची देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उतनी ही ज़्यादा बदसूरत लगती थी, क्योंकि कभी उन्होंने मुझे अच्छा नहीं समझा था। इसकी वजह बस यही थी कि उन्होंने कभी मुझ जैसी मासूम लड़की पर तरस नहीं खाया था। उन्होंने मेरी माँ की हर चीज़ पर कब्जा कर लिया था। मेरी माँ का सामान, मेरी माँ का कमरा और वो सब उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया था। जब पिताजी जिंदा थे तो अपनी माँ का सामान मैं इस्तेमाल करती थी और दादी ने भी खुशी खुशी उन्हें सब कुछ सौंप दिया था। लेकिन पिताजी के मरने के बाद तो मेरी दादी और चाची ने मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था। इस घर की किसी चीज़ पर मेरा कोई हक नहीं था। मुझे नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था। नौकरों की तरह ही रूखा सूखा बचा हुआ खाना मुझे दे दिया जाता था। मेरे चाचा जी भी ये सब कुछ खामोशी से देखते रहते थे। मेरी दादी का कहना था कि मेरा छोटा बेटा ज्यादा पैसे कमाता है, इसलिए इस घर पर ज्यादा हक उसका ही है। मेरी चाची के 2 बेटे थे, इसलिए मेरी दादी चाची को इतना प्यार करती थी कि जैसे इस दुनिया में उनके जैसी कोई औरत ही नहीं है। मगर मेरी चाची कितनी बदतमीज और बुरी औरत थी, ये सब कुछ तो मैं ही जानती थी। इतनी छोटी सी उम्र में ही मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने आ गए थे। ये समझ आ गई थी कि इस जमाने में कोई किसी का नहीं है। एक इंसान के चेहरे पर कितने नकाब होते हैं और समय बदलने पर वो कितने रूप बदल लेता है। और ये सब कुछ मैंने कहीं और से नहीं, बल्कि अपने ही परिवार से सीखा था। अपने ही घर में रहने वाले लोगों से सीखा था, जो कि सिर्फ नाम के ही मेरे अपने थे। बाकी तो कोई मुझे प्यार की नज़र से भी देखता नहीं था। चाची ने पिताजी के मरने के बाद घर की हर चीज़ पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था और घर की हर चीज़ अपने हिस्से में कर ली थी। दादी तो चाची के ऐसा करने पर बस खामोशी रहती थी, बल्कि उनका साथ भी देती थी। घर में कोई भी काम मेरी चाची की मर्जी के खिलाफ नहीं होता था। चाचा जी भी चाची से बहुत डरते थे और यही वजह थी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब होती चली जा रही थी। मुझे पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक था। जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो अपनी कमाई से वो मुझे स्कूल भेज दिया करते थे, लेकिन जिस दिन से मेरे पिताजी की मौत हुई थी उस दिन से मेरी चाची ने मेरे कंधों पर घर की जिम्मेदारियां डाल दी थी और तभी से मेरा पढ़ने लिखने का सपना भी चूर चूर होकर रह गया था। पिताजी जिंदा होते तो मेरे सारे शौक और सारे सपने पूरे करते, मगर यहाँ तो सब मेरे शौक और सपना तोड़ने पर लगे हुए थे। किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। भला कोई मेरी किसी चाहत को कैसे पूरा कर सकता था। मेरी चाची और दादी तो मुझे अपना दुश्मन समझती थीं और इसी वजह से उन दोनों ने मुझे इस घर से निकालने का फैसला कर लिया था और सोच लिया था कि मुझे कहाँ पर भेजा जाए, क्योंकि उन्हें ये भी फिक्र लगी रहती थी कि अगर लोगों को इस बारे में पता चला कि मेरी दादी और चाची ने ही मुझे घर से निकाल दिया तो इस बात पर लोग उनकी बहुत बेइज्जती करेंगे। बस उनको अपनी इज्जत की फिक्र थी, इस वजह से वो लोग मुझे अपने घर में बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने प्लानिंग करके इस बात का भी सॉल्यूशन निकाल लिया था। वो लोग इतनी अच्छी तो नहीं थी कि मेरे लिए किसी अच्छी जगह पर रहने का इंतज़ाम करती। मेरी चाची ने मुझे कोठे पर एक औरत के हवाले कर दिया। इसका मतलब यही था कि उन्होंने मुझे कोठे पर बेच दिया था और लोगों से यही कह दिया था कि मैं खुद अपने घर से भाग गई हूँ, बल्कि उन्होंने कोठे वाली बाई से मेरी महंगी कीमत भी वसूल की थी। 10 साल की उम्र में ही मैं कोठे पर बिक गई थी। वो औरत जब मुझे लेने के लिए आई तो पहले तो बड़ी हैरानी से मुझे देखने लगी। वो कभी मुझे देखती तो कभी मेरी चाची को। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अपने घर की बेटी को कोठे पर कैसे बेच सकता था, मगर ये सच था कि मेरी चाची ने मुझे बेच दिया था, क्योंकि वो औरत तो मुझे अपना दुश्मन समझती थी। उसने मुझे घर से निकालकर उस कोठे वाली बाई के हवाले करके घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बहुत रो रही थी कि मुझे उसके साथ नहीं जाना, मुझे अपने पिताजी के घर में रहना है, लेकिन मेरी आवाज़ तो जैसे किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। मैंने अपने चाचा जी को भी बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने घर पर होने के बावजूद भी मेरी आवाज़ को इग्नोर कर दिया। बहुत देर तक इसी तरह से मैं रो रो कर चाचा जी को आवाज़ें लगाती रही और कोई बाहर नहीं आया था।
तो बाई मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में लेकर बैठ गई थी। उस बाई ने मुझसे कहा कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे साथ चलेगी तो फायदे में रहेगी। अब मैं उसी के सहारे पर थी। वो जहाँ भी ले जाती मुझे उसकी मर्जी के मुताबिक जाना था। थोड़ी दूर गाड़ी चलने पर हम एक पुरानी सी कोठी पर पहुंच गए थे। वहां एक कोठी बनी हुई थी। इस औरत ने मुझे बताया कि ये एक कोठा है, यहाँ पर लड़कियां बेची और खरीदी जाती हैं, और तेरी चाची ने भी मुझसे तेरी महंगी कीमत वसूल की है। उसने कहा कि यहाँ पर तेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। मुझे तुझ पर तरस आ गया है, मैंने तुझे खरीद लिया है। मैं तुझे अभी किसी मर्द के हाथ नहीं बेचूंगी। तू यहाँ पर आराम से रह सकती है, इसे तू अपना ही घर समझ। उन्होंने मुझे बताया कि लेकिन यहाँ रहने के लिए तुझे मेरे लिए काम करना होगा। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी कि आखिर मैं 9-10 साल की बच्ची उनके लिए भला क्या काम कर सकती थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ पर छोटी लड़कियों से भीख मंगवाती हूँ। लोग लड़कियों को ज्यादा भीख देते हैं, इसलिए तुझे मेरे लिए सड़क पर या लोगों के घर घर जाकर भीख मांगनी होगी, और जितने भी पैसे तू भीख मांग कर लाएगी वो सारे मुझे देने पड़ेंगे। यहाँ रहने में तुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तुझे खाना मिलेगा, रहने के लिए जगह भी मिलेगी। मैं उनकी इस बात पर राजी हो गई थी। भीख मांगना कोई ऐसा काम तो नहीं था जिसे सीखना पड़ता, मगर मुझे भीख मांगना भी कहाँ आता था। इसलिए वो औरत दूसरी लड़कियों के साथ रोज मुझे भेज दिया करती थी, और मैं उनके साथ भीख मांगने की प्रैक्टिस करती थी, और धीरे धीरे मैं भीख मांगना भी सीख गई थी। कोठे पर जवान लड़कियां भी बिकती थी जिनके साथ गलत काम होते थे, और छोटी लड़कियों से बाई भीख मंगवाती थी। पहले तो मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ भीख मांगने जाती थी, लेकिन अब मुझे बाई के कोठे पर रहते हुए 2 महीने गुजर गए थे। सब लोग इस औरत को बाई अम्मा कहते थे। अब मैं अकेली ही भीख मांगने के लिए चली जाती थी, और सड़क के किनारे बैठकर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर काफी सारे पैसे भीख मांगकर लाती थी। इसी तरह से काफी साल गुजर गए थे, और वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। मेरी उम्र 17 साल हो गई थी, और अभी तक मैं बाई अम्मा के कोठे पर लड़कियों के साथ भीख मांगने जाती थी। बाई अम्मा हमारी कमाई खा खा कर बहुत अमीर हो गई थी। उसने अभी तक मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया था। बाई अम्मा ने मेरे साथ बहुत कुछ किया था। बाई अम्मा मुझे अपनी बेटी समझती थी। उसका कहना था कि इस दुनिया में तेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं, किसी की माँ है या किसी का पिता है, या फिर किसी के तो दोनों ही है। तू एक ऐसी अकेली लड़की है जिसकी माँ या बाप में से कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रख रही हूँ। बाई अम्मा ने मेरे लिए मेरी कमाई से ही एक अलग मकान खरीद कर दिया था। उनका कहना था कि कभी अगर मैं इस दुनिया में न रही तो तुझे बेसहारा करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं लड़कियों के साथ गलत काम करती हूँ। भगवान मुझे उसकी सजा जरूर देगा। मेरे मरने के बाद पुलिस मेरा पूरा कोठा बंद कर देगी और इस कोठे को अपनी हिरासत में ले लेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद बाकी लड़कियों की तरह तू भी बेसहारा हो जाए, इसलिए मैंने तेरे लिए एक अलग से मकान लिया हुआ है। तू जब चाहे अपने उस घर में रह सकती है, वो तेरा अपना घर है, तू उस घर की मालकिन है। बाई अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी, और मुझे भी उनके साथ रहते रहते उनकी काफ़ी आदत हो गई थी। मैंने मान लिया था कि इस दुनिया में अगर कोई मेरा है तो एक वही औरत थी जिसने मुझे अपने पास रखा तो था अपने काम लेने के लिए, लेकिन उसे हमेशा मेरी फिक्र रहती थी। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी समझा था। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी एक बेटी थी जिसको कुछ लड़कों ने कोठे पर बेचकर उसके साथ गलत किया था। मेरी बेटी उस कोठे से भागने की कोशिश कर रही थी। जब उसकी कोशिश नाकाम हो गई तो वो उसी कोठे में फांसी लगाकर मर गई। वो ये बात बताते हुए रोने लगी और कहने लगी कि बस तभी से ही मैंने ये कोठा खोल लिया, क्योंकि मेरा पति भी इस दुनिया में नहीं है। मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई, अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारती। वो लोग मेरे पास लड़कियों को बेच कर जाते हैं, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करती। छोटी लड़कियां आती हैं तो उनसे भीख मंगवाती हूँ, और बड़ी लड़कियां आती हैं तो वो अपनी मर्जी से अपना सौदा करती हैं। और मैंने यहाँ पर एक सेंटर भी खोल कर रखा है, और उसमें लड़कियां सिलाई सीखकर कपड़े सीकर पैसे कमाती हैं। मैं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करती, जो जैसे चाहे रहें, क्योंकि मुझे लड़कियों के अंदर अपनी बेटी नजर आती है। मैं नहीं चाहती कि जिस तकलीफ से मेरी बेटी गुजरी है ये लड़कियां भी उसी तकलीफ से गुजरें। मैं इन लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं करती। यही वजह है कि कोई भी बेची जाने वाली लड़की यहाँ से वापस जाना नहीं चाहती, क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि यहाँ पर उनके साथ कुछ गलत नहीं किया जाता। एक दिन अचानक बाई अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आज मैंने अपनी बाई अम्मा को भी खो दिया था।
बाई अम्मा ने ही मुझे एक बात सिखाई थी कि कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, तुम कभी हार मत मानना। बाई अम्मा के जाने के बाद मैं इस कोठे को संभालने लगी थी, लेकिन जैसे कि बाई अम्मा ने एक दिन मुझसे कहा था कि पुलिस हमारे कोठे को हिरासत में ले लेगी, बाई अम्मा के मरने के बाद वही हुआ था। पुलिस ने इस कोठे को सील कर दिया था और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थीं उनको रिहा कर दिया था। मैं चाहती थी कि यहाँ पर रहने वाली लड़कियां आवाज उठाएं कि ये हमारा घर है, हम यहाँ पर जो काम करते हैं वही करते रहेंगे, लेकिन मेरे साथ किसी भी लड़की ने आवाज नहीं उठाई। जब यहाँ से सारी लड़कियां चली गईं तो मैंने भी उस कोठे को छोड़ दिया और मैं अपने उस घर में आ गई जो बाई अम्मा ने मेरे नाम कर दिया था। मेरे पास रहने के लिए घर तो था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो अब मुझे समझता और खिलाता पिलाता। मुझे अभी भी भीख मांगकर ही अपना गुजारा करना पड़ता था। एक दिन मैं सड़क के किनारे खड़ी हुई भीख मांग रही थी, लेकिन बड़ी सुनसान थी क्योंकि बहुत सर्दी हो रही थी। सर्दियों के दिन में ज्यादातर लोग घर से बाहर नहीं निकलते और सड़कों पर सुनसान होती है, इसलिए मैं लोगों के घरों में भीख मांगने के लिए जाने लगी। एक दिन मैं एक गली में बने हुए घर के अंदर भीख मांगने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। तभी एक औरत ने आकर दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर के अंदर आने के लिए कहा। पहले तो काफी देर तक मैं सोचती रही कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने जब मुझे दोबारा बुलाया तो मैंने अंदर जाने की हिम्मत की और आगे बढ़कर उनके साथ अंदर चली गई। वहां पर जाकर उन्होंने मुझे सोफे पर बैठा दिया और खुद भी मेरे सामने बैठ गईं। घर तो काफी खूबसूरत सा बना हुआ था। ऐसा घर आज तक मैंने सिर्फ बाहर से ही देखा था, क्योंकि हम दरवाजे से ही भीख मांगकर वापस लौट जाया करते थे। कभी घर के अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला था। आज मुझे पहली बार ये मौका मिला था और इस घर को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि लोग इतने अच्छे घर में भी रहते हैं। मेरे सामने बैठी हुई औरत जो मुझे अपने साथ घर के अंदर लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने होश में ही नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो? मुझे उनका ये सवाल सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी। मैंने तो सोचा था कि उन्होंने मुझे खाना देने के लिए घर के अंदर बुला लिया होगा। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतनी बड़ी ऑफर दे सकती हैं, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना होगा। कंफर्म करने के लिए मैंने दोबारा से उनसे उनकी बात दोहराने के लिए कहा। जब उन्होंने दोबारा से मुझे अपने बेटे से शादी की ऑफर दी तो मैंने बिना सोचे समझे ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। वो जो भी था, जैसा भी था, मेरी उससे शादी होने वाली थी और यही बात मेरे लिए काफ़ी थी। इसके अलावा उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं सोचा था और फौरन ही मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। मेरे बस हाँ करने की देर थी और उस औरत ने कहा कि तुम्हें अब हमारे घर पर ही रहना होगा। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अगर तुम अपने घर से कोई चीज़ लेकर आना चाहती हो तो ला सकती हो। उन्होंने कहा कि कल सुबह ही तुम्हारी मेरे बेटे के साथ शादी है। उस औरत की इतनी जल्दबाजी पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, मगर फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। मैं अपने घर जाकर वहाँ से अपना एक बैग उठाकर ले आई थी जिसमें मेरे कुछ कपड़े और ज़रूरत का सामान था। मैं अपना सामान लेकर वापस उसी औरत के घर पर आ गई थी। उस औरत ने मुझे अपने घर पर रहने के लिए एक अलग से रूम दिया था और कहा था कि अब तुम इसी रूम में रहोगी। वो रूम भी उस घर की तरह ही खूबसूरत था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर अभी तक यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो औरत अपने भाई की शादी मुझसे क्यों करवा रही थी, ये बात मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो एक आम सी भीख मांगने वाली लड़की थी। वो औरत चाहती तो अपने बेटे की शादी किसी बड़े और अमीर परिवार की बेटी से भी करवा सकती थी। उसे मैं ही क्यों पसंद आई थी, ये बात मेरी समझ नहीं आ रही थी, जबकि वो तो मेरे बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। मगर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और सोचा कि मुझे क्या मतलब, मुझे तो बस अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कब तक मैं अकेली भीख मांगती रहती। पहले की बात तो और थी, बाई अम्मा ने मुझे इतना बड़ा कर दिया था, लेकिन अब उस घर में मेरा अकेला रहना भी तो ठीक नहीं था। ऐसे में मुझे इस औरत का ऑफर ही बेहतर लगा था। वो औरत जैसा भी सोचकर मुझे अपने बेटे के लिए चुन रही थी, मेरे लिए यही काफ़ी था कि मेरी इतने बड़े घर के बेटे के साथ शादी होने जा रही थी। वैसे भी एक न एक दिन तो मेरी शादी होनी ही थी। अब जबकि मैं एक भीख मांगने वाली लड़की थी तो कभी दूर दूर तक भी मेरे लिए ऐसे परिवार का रिश्ता नहीं आता। अब ये तो मेरा अच्छा भाग्य था कि खुद इस औरत ने मुझे अपने बेटे के लिए शादी करने की ऑफर दी थी। इससे ज़्यादा भला मुझे और क्या चाहिए था।
वो औरत मुझे कमरे में छोड़कर जा चुकी थी और थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी मेरे लिए खाना लेकर आई थी। नौकरानी कहने लगी, मैडम, खाना खाने के बाद आप सो जाना, सुबह आपकी शादी है, उसके लिए मैं आपको तैयार करने के लिए आ जाऊंगी। वो खाना रखकर चली गई थी। उसके जाने के बाद मैं खाना खाने बैठ गई थी। खाना खाने के बाद फ्री होकर मैं थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई थी और मुझे कब नींद आ गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब मैं सोई तो मेरी अगली सुबह ही आंख खुली थी। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। तभी वो औरत मेरे कमरे में आई और उसने मुझे जगाया। मैं घबराकर उठ गई। मैंने देखा कि उसके साथ तो एक नौकरानी भी थी। वो मुझे तैयार करने के लिए आई थी और उनके पास दुल्हन के कपड़े भी मौजूद थे। तभी अचानक से कमरे में एक और नौकरानी आई। वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। उस औरत ने कहा कि नाश्ता करने के बाद तुम तैयार हो जाना, इस सामान में तुम्हारे दुल्हन बनने का सारा सामान है। वो तो मुझे ये सब बताकर चली गई थी। उसके जाने के बाद मैंने वो सारा सामान खोलकर देखा था। उसमें कपड़ों के साथ साथ बहुत सारे कीमती जेवर भी मौजूद थे। ये सब कुछ देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी इतने कीमती कपड़े और जेवर मेरे लिए होंगे और मैं इनको पहनकर दुल्हन बनूंगी, इतने अमीर परिवार की। ये सारा सामान देखने के बाद जब मैंने टाइम देखा तो मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और फिर तैयार होने लगी। ये सारे जेवर और कपड़े पहनकर मैं बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी और इन कपड़ों में मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि आज तक मैंने इतने कीमती कपड़े कभी नहीं पहने थे। 1 घंटे बाद ही मेरी शादी होनी थी। मेरे चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया था और मेरी शादी की सारी रस्में कर दी गई थी। मेरी शादी किससे हुई थी उसको तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं था। वो लड़का कैसा था, कौन था, इसके बारे में अभी तक मुझे कुछ पता ही नहीं था। बस मैंने उसकी हल्की सी झलक देखी थी जब उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा था और मुझे मंगलसूत्र पहनाया था। शर्म की वजह से मैंने उसको नज़र उठाकर देखा भी नहीं था। इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद उस औरत ने मुझे वापस उसी कमरे में भेज दिया था जो रूम उसने मुझे रहने के लिए दिया था, और फिर वो औरत भी थोड़ी देर के बाद मुझसे मिलने के लिए कमरे में आई थी। उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे ने मन्नत मांगी है कि वो पूरे 2-3 महीने तक अपनी पत्नी से नहीं मिलेगा और काम के सिलसिले में वो बाहर जा रहा है। वहां से आने के बाद ही वो अपनी पत्नी से मुलाकात करेगा। इस औरत की बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी और इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे। इतने दिन हो गए थे और अपने ही पति को अभी तक मैंने नहीं देखा था। मैं इसी औरत के घर में रह रही थी। यहाँ रहते हुए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मेरा पति अभी तक बाहर से वापस नहीं आया था और न ही अभी तक मैंने उसे देखा था। मैं बस उसी के घर में रह रही थी। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर एक दिन इसी तरह से मुझे ख्याल आया कि मन्नत तो मेरे पति ने मांगी है, मैंने तो कोई मन्नत नहीं मांगी कि मैं अपने पति को ना देखूं। अपनी मन्नत पूरी होने से पहले अगर वो मुझे नहीं देख सकता तो मैं तो उसे देख सकती हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई मन्नत ही नहीं थी कि मैं अपने पति को नहीं देख सकती। ये सोचकर मैंने अपने पति को देखने का इरादा किया था। मैंने अपनी सास से कहा था कि मुझे अपने पति की फोटो देखनी है, लेकिन मेरी सास ने मुझे साफ इनकार कर दिया। वो मुझे मेरे पति की फोटो दिखा ही नहीं रही थी। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे में जाकर छुप गई ताकि उनके कमरे की तलाशी ले सकूं और मेरे हाथ मेरे पति का कोई फोटो ही लग जाए। मैंने सोचा था कि फोटो देखने के बाद मैं अपनी सास के कमरे से निकल जाऊंगी। मैं तो अपनी सास के कमरे में छुपकर अपने पति का फोटो ढूंढ रही थी, लेकिन तभी अचानक मुझे लगा कि कमरे में कोई आ रहा है। मैं जल्दी से एक अलमारी के पीछे छुप गई कि कहीं मेरी सास ने मुझे देख लिया तो वो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगी। लेकिन जो इंसान कमरे में आया था वो मेरी सास नहीं थी, बल्कि किसी लड़के के बोलने की आवाज़ थी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई थी कि इस लड़के को तो मैंने पहले देखा था। इस लड़के को मैंने लगभग 8 महीने पहले देखा था। मुझे ठीक से वो दिन याद था जिस दिन मैंने उसे देखा था। उस दिन मैं बाई अम्मा के घर से भीख मांगने के लिए निकली थी। उस दिन मुझे बाई अम्मा के घर जाते हुए कुछ देर हो गई थी। मैं एक सड़क से घर आ रही थी। उस सड़क पर बिल्कुल सुनसान हो रही थी। रात का टाइम था, इसलिए चारों तरफ वीरानी छाई हुई थी। वो लड़का वहां पर अपनी कार लेकर खड़ा हुआ था और किसी से फोन पर रो रो कर बातें कर रहा था। जब उसकी नज़र सड़क पर चलते हुए मेरी तरफ गई तो उसने कॉल काट दी और मुझे लिफ्ट देने लगा। मैंने लिफ्ट लेने से मना कर दिया था। तभी अचानक से उसी सड़क पर कार से 2 लड़के आए और इस लड़के को खूब मारने पीटने लगे।
मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इस लड़के को बचाऊं। वो लोग इस लड़के को बहुत जोर जोर से पीट रहे थे। मैंने ऐसा ही किया और जल्दी से अपने बैग से चाकू निकाला, क्योंकि बाई अम्मा हमारी सेफ्टी के लिए हमेशा हम लड़कियों को चाकू दिया करती थी। वो कहती थी कि लड़कियों को अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। अगर कभी कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो ये चाकू मारकर उसे घायल कर देना। मैंने ऐसा ही किया और जल्दी से अपने बैग से चाकू निकालकर इन 2 लड़कों में से एक लड़की के चाकू मार दिया। वो लड़का जब दर्द से तड़पने लगा तो दूसरे वाले लड़के को इस गाड़ी वाले लड़के ने मारना शुरू कर दिया और जल्दी से उसने मुझे कार में बैठने का इशारा किया, जिसकी मैं मदद कर रही थी। मैं उसके बराबर में कार में बैठ गई और वो तेजी से कार चलाने लगा। कार चलाते चलाते वो बहुत दूर तक आ गया था और मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि ये लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और कहने लगा कि जल्दी से बताओ कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे अपने घर जाना है। जल्दी बताओ तुम कहाँ जाओगी। मैंने उसे अपने कोठे का एड्रेस बताया और वो लड़का मुझे मेरे कोठे पर छोड़कर चला गया था। मैं उसकी गाड़ी से उतर गई, उसके बारे में कोई और जानकारी भी नहीं ले सकी और वो लड़का वहां से चला गया। उस दिन के बाद से आज मैंने इस लड़के को यहाँ पर देखा था। इस लड़के को यहाँ देखकर डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे थे और मैं जल्दी जल्दी वापस आकर अपने कमरे में छुप गई थी और फिर अगले पूरे 3-4 दिन में अपने कमरे से बाहर निकली थी। मैं भूखी प्यासी कमरे में बंद रही थी। मैंने किसी को कमरे के अंदर तक नहीं आने दिया था, यहाँ तक कि मैंने किसी नौकर को भी नहीं आने दिया था, जबकि घर की नौकरानियां मेरे लिए सुबह का नाश्ता और दोपहर और रात का खाना लेकर आ रही थी। मैंने किसी को कमरे के अंदर नहीं आने दिया। ये बात देखते हुए मेरी सास भी परेशान हो गई थी कि आखिरकार मैं कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही थी। मैं अब सारी सच्चाई को जानना चाहती थी। जब मेरी सास ने दरवाज़ा बजाया और कहा कि दरवाज़ा खोलो शालू, मैं आई हूँ। मैंने अपनी सास से कहा कि इस घर में तो कोई मर्द नहीं रहता, तो फिर आपके कमरे में वो लड़का कौन था। मैंने अपनी सास को बता दिया कि मैं आपके कमरे में चोरी चुपके अपने पति की फोटो देखने के लिए गई थी। तब मैंने वहां पर एक लड़के को देखा था। मेरी सास मुझसे कहने लगी, ये तुम्हारी आंखों का वहम होगा, घर में सच में कोई मर्द नहीं है। मेरा बेटा और तुम्हारा पति वो भी इन दिनों घर पर नहीं है, वो तो बाहर गया हुआ है। और तुम मुझे बिना बताए मेरे कमरे में क्यों गई थी। मैंने कहा ना कि मैं आपके कमरे में अपने पति की फोटो देखने के लिए गई थी। मैंने आपको सच सच बता दिया, लेकिन फोटो के बजाय मुझे वहां पर एक लड़का मिला जिसको मैंने पहले ही एक बार देखा है। पर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि यहाँ पर कोई मर्द नहीं रहता, आप अकेली रहती हो। आप जल्दी से मुझे बता दो कि वो लड़का कौन है। मेरी सास ने मुझे बताया कि वो लड़का ही तुम्हारा पति है। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। उन्होंने कहा था कि इसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी हुई है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई है उससे मैं पहले भी एक बार मिल चुकी हूँ। अब मैंने अपनी सास से कहा कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, आपने मुझसे कितने झूठ बोले हैं। पहला झूठ तो ये कि इस घर में कोई मर्द नहीं रहता। दूसरा झूठ ये कि आपके बेटे ने मन्नत मांगी है और अब काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और 3 महीने से पहले वो नहीं लौटेगा, जबकि आपका बेटा तो इसी घर में आपके कमरे में मौजूद था। अब आप मुझे अपने बेटे से शादी करने की वजह बताओ कि आपने मेरी शादी अपने बेटे से क्यों करवाई। आप अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से भी तो करवा सकती थी। आपने मुझे ही क्यों चुना अपने बेटे के लिए। और फिर उस दिन वो गुंडे आपके बेटे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। ये सब बातें कोई आम नहीं थी। इन सब बातों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी हुई थी और ये सब जानने के लिए मैंने अपनी सास से सवाल किया था, लेकिन मेरी सास मेरे सवाल सुनकर खामोश हो गई थी। वो मुझे कुछ बता ही नहीं रही थी। मेरी सास के अलावा मुझे कोई दूसरा मेरे सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता था। मैं यही सब सोच रही थी कि कहीं बड़े घर में शादी करने के चक्कर में मैं कहीं बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई हूँ। अब सोच सोच कर मुझे बहुत डर महसूस होने लगा था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं अपनी सास को छोड़कर अपना सामान पैक करने के लिए चली गई थी और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर को छोड़कर वापस अपने घर जा रही हूँ। अपना सामान लेकर जब मैं दरवाजे पर आई तो मेरी सास खड़ी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे जाता हुआ देखकर मेरी सास बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई थी। मुझे पक्का यकीन था कि मुझे जाता हुआ देखकर मेरी सास मुझे ज़रूर रोकेंगी और ऐसा ही हुआ था। मेरी सास मुझे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं एक शर्त पर ही रुकूंगी, जब आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दोगी।
मेरी सास मुझे पूरी बात बताने के लिए तैयार हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में हमारा एक पुश्तैनी मकान है, लेकिन हम लोग यहाँ शहर में रहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि काफी सालों पहले हम लोग भी गांव में रहते थे। हमारे गांव में एक रिवाज है कि जब कोई इंसान अपनी खानदानी जायदाद हासिल करना चाहे तो उसे उसकी खानदानी जायदाद तभी मिलेगी जब वो किसी गरीब और भिखारन लड़की से शादी करेगा। जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हुई है उसका नाम मनीष है। मनीष मेरा इकलौता बेटा है। मैं अपने पति के साथ गांव में रहा करती थी। वहां पर मेरे पति की करोड़ों की जमीन थी। जब मेरे पति मर गए तो मेरे पति के भाइयों ने मेरे पति की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और हम लोगों को बेघर कर दिया। मैं अकेली अपने बेटे को लेकर इस शहर में आ गई थी और न जाने कितनी परेशानियां झेलने के बाद मैंने अपने बेटे को काबिल इंसान बना दिया था। और आज भी मेरे पति के भाई मेरे पति की जायदाद पर ऐश कर रहे हैं। उस जायदाद का असली मालिक मेरा बेटा है, क्योंकि वो सब उसके पिता की मेहनत की जायदाद है। मेरा बेटा बड़ा होने के बाद जब अपने गांव गया और जाकर अपने चाचाओं से अपने पिता की जायदाद मांगने लगा तो उन लोगों ने मेरे बेटे से खूब लड़ाई झगड़ा किया और कहा कि कभी इस संपत्ति पर नजर मत डालना, ये सब हमारी है। मेरे बेटे ने एक वकील किया और उन लोगों के खिलाफ केस कर दिया। जब उन लोगों के पास पुलिस गई तो उन लोगों ने जैसे तैसे करके केस को रफा दफा कर दिया, लेकिन बदला लेने के लिए यहाँ पर गांव से मेरे बेटे को मारने के लिए गुंडे भेज दिए। उन लोगों ने मेरे बेटे को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा अपनी जायदाद हासिल नहीं कर पा रहा था। इसी सब का तोड़ करने के लिए मेरा बेटा गांव गया। सुना था कि गांव में सरपंच जी का बहुत सख्त कानून चलता है। सब लोग सरपंच जी के पास अपनी परेशानी लेकर जाते हैं। जब मेरा बेटा गांव के सरपंच के पास अपनी परेशानी लेकर गया तो सरपंच ने कहा कि तुम्हें अगर अपने पिता की सालों पुरानी जायदाद को हासिल करना है तो तुम्हें उसके लिए किसी गरीब या फिर भीख मांगने वाली लड़की से शादी करनी होगी और शादी का प्रूफ हमें देना होगा। उसके बाद वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम करवा दी जाएगी, क्योंकि हमारे गांव का नियम है। हमारे गांव की जमीनों की जायदाद का मालिक वही इंसान होता है जो अमीर होते हुए भी किसी गरीब लड़की को अपने घर में इज्जत दे, उसे मान सम्मान के साथ रखे और उससे शादी करे। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए चुना और तुम्हारी शादी उसके साथ कर दी। शादी करने के बाद मेरा बेटा अपनी शादी का प्रूफ देने के लिए गांव के सरपंच के पास गया। गांव के सरपंच ने मेरे बेटे को पहले ही 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने पूरे होने के बाद तुम्हारी जायदाद तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। मेरे बेटे की जायदाद अभी उसके हवाले नहीं की गई। वो यहीं पर रहता है और अपनी जायदाद हासिल करने के लिए क्या कुछ कोशिश नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी की गई है। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, तुम ही मेरे बेटे की पत्नी रहोगी। मेरे बेटे ने तुम्हें देखा है। जिस दिन तुमने उसकी मदद की थी, उसे उन गुंडों से बचाया था, उसी दिन से वो तुम्हें पसंद करने लगा है। और अब जब उसे पता चला कि तुम ही उसकी पत्नी हो तो वो और ज्यादा खुश हो गया और कहने लगा कि जब मेरी जायदाद मेरे हाथ में आ जाएगी तब भी मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज दूंगा कि मैं ही उसका पति हूँ और वो मेरी इस सारी जायदाद की मालकिन है। मेरे बेटे ने सोचा कि वो आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर देगा और आधी ट्रस्ट में गरीब लोगों को दे देगा, क्योंकि तुमने मेरे बेटे की बहुत मदद की है। अगर तुम उससे शादी करने के लिए तैयार ही न होती तो मेरे बेटे को कभी उसकी जायदाद नहीं मिलती। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरा पति भी मेरे पीछे ही खड़ा हुआ था। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा था, कहने लगा था कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सच है जो तुम्हें माँ ने बताई है। अगले 24 घंटे बाद कोर्ट में जाकर मेरी सारी जायदाद मेरे चाचा जी मुझे वापस कर देंगे, क्योंकि मैंने गांव के कानून के हिसाब से एक भीख मांगने वाली गरीब लड़की से शादी की है। मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव भी आ सकता था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे परिवार के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुझसे नफरत ही नहीं करते बल्कि मुझसे प्यार करते हैं। मेरी जिंदगी में बाई अम्मा के बाद मनीष एक ऐसा इंसान आया जिसने मुझे प्यार किया, वरना तो मुझे ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया में हर इंसान मतलबी है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, हर इंसान एक दूसरे से नफरत करता है। मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। मेरे पति को उसकी जायदाद मिल गई और अब मैं खुशी खुशी उसके साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।